अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत और आफियत से होंगे। आज हम सीपीसी का एक इंतहाई इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं कि जो कि है फ्रेम ऑफ सूट के बारे में। ऑर्डर 2 सीपीसी का बताता है कि हम जब भी कोई सिविल दावा दायर करते हैं तो हमें सूट कैसे फ्रेम करना है, कैसे अपने सूट को लेके चलना है। और इसमें बेसिकली 7 रूल हैं जो हम अलग-अलग डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि सूट होता क्या है, यानी कि फ्रेम ऑफ सूट क्या होता है। फ्रेम ऑफ सूट से मुराद एक जो ऐसा लीगल वे है, एक ऐसा तरीका है कि जिसके अंदर हम जब भी कोई दावा दायर करते हैं तो उसके अंदर जो ऑर्गेनाइजेशन होती है और जो स्ट्रक्चर होता है दावे का, प्लेंट का, सूट का, उसको डील करता है ये फ्रेम ऑफ सूट। मिसाल के तौर पे अगर कोई प्लेंट है तो वो कैसे लिखी जाएगी, उसमें क्या क्या चीज़ें लिखी जाएंगी, कौन सी चीज़ कहाँ पर लिखी जाएगी, तो ये सारा के सारा फ्रेम ऑफ सूट के अंदर फॉल करती हैं चीज़ें। ठीक है, एक हमने वीडियो रिकॉर्ड की थी जो कि ऑर्डर 7 इंटेंट ऑफ प्लेंट बताता है कि एक प्लेंट में कौन कौन सी चीज़ें लिखी जाती हैं। तो यही सारी चीज़ें बेसिकली फ्रेम ऑफ सूट में फॉल करती हैं। रूल नंबर 1, फ्रेम ऑफ सूट। ये ऑर्डर हमें ये बताता है कि जब भी कोई सूट आप यानी कि दायर करें, कोई दावा दायर करें, तो उसमें एक चीज़ का ज़रूर ख्याल रखें कि आप तमाम के तमाम क्लेम और तमाम डिस्प्यूट एक ही दावे में जो है वो बयान कर दें। और इसके साथ साथ ये फ़ायदा होगा कि आप फर्दर लिटिगेशन से बच जाएंगे। यानी कि ऐसा नहीं है कि एक प्रॉपर्टी का केस है, उसके मुतालिक आपने एक जो है वो क्लेम कर दिया एक सूट में, तो फिर आप उसके लिए दूसरा क्लेम करेंगे दूसरे सूट में। इस तरह केसों की तादाद बढ़ती जाएगी और मुश्किल होगी। तो लॉ यही कहता है कि एक सब्जेक्ट मैटर के ऊपर जितने भी क्लेम्स हैं, जितने भी डिस्प्यूट्स हैं, वो एक ही वक्त में जो हैं वो फ्रेम किए जाएंगे। रूल 2, सूट टू इंक्लूड होल क्लेम। यानी कि प्लेंटिफ की ये जिम्मेदारी है कि जब कोई कॉज ऑफ एक्शन हुआ और उसका लीगल क्लेम अराइज हुआ तो उस कॉज ऑफ एक्शन से जितने उसके क्लेम्स बनते हैं उस सब का जिक्र करे प्लेंट में। सब रूल हमें एक और चीज़ बताता है कि बाज़ औक़ात ना प्लेंटिफ जो होता है वो कोर्ट फ़ी से बचने के लिए ना कम क्लेम लिख देता है। ठीक है, तो ऐसी सूरत में जो अगर वो कम लिख देगा तो कोर्ट उसको मान लेगा कि जी इसका इतनी क्लेम है। और अगर वो बाद में कहे जी मेरा ये क्लेम भी था और कोर्ट को पता चल जाए, इस चीज़ का इदराक हो जाए कि इसने जानबूझ के पहले जिक्र नहीं किया, तो इस सूरत में इसको वो क्लेम नहीं मिलेगा। सब रूल 2 भी यही बात कर रहा है कि अगर वो इंटेंशनली जो है वो छोड़ता है कोई चीज़ को तो उस क्लेम के ऊपर वो दोबारा सूट नहीं कर सकता। सब रूल 3 हमें ये बताता है जी कि अगर प्लेंटिफ एक या एक से ज़्यादा टाइप्स के जो रिलीफ चाहे तो वो कोर्ट से मशवरा कर सकता है किसी एक कॉज ऑफ एक्शन के ऊपर, उसके रिलीफ बन रहे हैं या नहीं, तो कोर्ट उसको बताता है। और अगर ख़ुद से ही वो किसी रिलीफ को ना ज़ाहिर करे कोर्ट में या ना बताए तो वो बग़ैर परमिशन के कोर्ट के वो यानी कि निकाले रिलीफ ना जिक्र करे, तो ऐसी सूरत में क्या होता है कि बाद में वही कोर्ट को ये नहीं कह सकता कि सर ये मेरा ये रिलीफ है तो मुझे ये भी दें। कोर्ट उससे कह सकती है कि आपने जब पहले जो है वो केस को फाइल किया तो तब आपने मुझे क्यों नहीं बताया। रूल 3, जॉइंटर ऑफ कॉज ऑफ एक्शन। सब रूल 1 ये कहता है जी इसमें कि अगर एक ही प्लेंटिफ है और उसके यानी कि केस में मल्टीपल कॉज ऑफ एक्शन हो गए हैं एक ही डिफेंडेंट के ख़िलाफ़, या बहुत से प्लेंटिफ हैं और उनका जो क्लेम है किसी एक ही बंदे के ख़िलाफ़ है, तो इसको हम कहते हैं जॉइंटर ऑफ कॉज ऑफ एक्शन। मिसाल के तौर पर ए ने जो है वो बी पे यानी केस हो गया कि इसने मेरा जो है रेंट पे नहीं किया, और ना सिर्फ रेंट नहीं पे किया, इसके अलावा इसने मेरी प्रॉपर्टी को नुकसान भी पहुंचाया है। ये बेसिकली दो कॉज ऑफ एक्शन हुए, एक तो उसने मुकर्रर वक्त पे रेंट पे नहीं किया और साथ ही साथ डैमेज भी किया। तो दो कॉज ऑफ एक्शन है एक ही प्रॉपर्टी पे, तो ये बेसिकली है जॉइंटर ऑफ कॉज ऑफ एक्शन। इसके अलावा साथ साथ ये भी देखा जाएगा, सब रूल 2 ये कहता है कि अगर कॉज ऑफ एक्शन बढ़ते गए हैं तो ज़ाहिर है जो सूट की वैल्यू है वो भी बढ़ जाएगी। डैमेज लैदा हुआ जी उसने रेंटल लैदा नहीं दिया, जब सूट की वैल्यू बढ़ती है और ऐसा भी होता है कि ये वैल्यू बढ़ के उस कोर्ट की जुरिसडिक्शन से बाहर चली जाती है, यानी कि कोर्ट के पास वो उतनी मालियत का केस सुनने का इख्तियार नहीं रहता, तो ऐसी सूरत में जुरिसडिक्शन भी चेंज हो सकती है कोर्ट की। रूल नंबर 4, रिस्ट्रिक्शन ऑन ज्वाइनिंग causes of action in immovable property cases।
दोस्तों ये रूल हमें यही बताता है कि आप किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी पे जो है वो इनके कोज ऑफ एक्शन नहीं कर सकते, ज्वाइंट कोज ऑफ एक्शन यानी कि मुख्तलिफ़ किस्म के कोज ऑफ एक्शन नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर एक शख्स आपके घर में रह रहा था इलीगली, आपकी परमिशन के बगैर, तो ऐसी सूरत में आपका क्लेम बनता है कि आप उससे इस चीज़ का भी क्लेम लें कि वो क्यों रह रहा था इलीगली, और इसके अलावा जितनी देर रहे उसका रेंट वो पे करे। अब ये चीज़ें जो है ना एक प्रॉपर्टी के रिलेट हैं, तो ये तो कोज ऑफ एक्शन बन सकते हैं। लेकिन इसके अलावा आप उससे ये कहें कि तुमने मेरा जो है उधार देना है, और ये आप चले जाएं जी सिविल कोर्ट में, और साथ ही ये भी जिक्र करें कि इसने मेरा रेंट भी देना है और इलीगल रह भी रहा था और इसने ना मेरे से फ़लान टाइम में उधार भी लिया था, तो जो इररेलेवेंट चीज़ होगी ना, जो उधार वाली, वो तो प्रॉपर्टी से रिलेट नहीं ना करती, तो ये कोज ऑफ एक्शन में नहीं फॉल करेगी। तो बेसिकली यही चीज़ वो बताना चाह रहा है। रूल 5, क्लेम्स बाय और अगेंस्ट एग्जीक्यूटर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स और हायर्स। दोस्तों ये रूल हमें ये बताता है कि जब भी कोई क्लेम किसी एस्टेट से रिलेट किया जाता है, एस्टेट से मुराद वो जगह होती है कि जो भी कोई मरने वाला अपने जो है वो वरासान के लिए वक्फ़ करके जाता है या बता के जाता है। तो इस प्रॉपर्टी के ऊपर ये जो होते हैं हायर्स, ये कब क्लेम कर सकते हैं? तो वो तभी क्लेम कर सकते हैं कि जब मरने वाले का ताल्लुक़ इनके साथ डायरेक्ट हो। मिसाल के तौर पर जो मरने वाला था और उसके जो वरासान थे, उन्होंने मिलकर किसी से लोन लिया। अब ठीक है, अब मरने वाला तो मर गया, उसके बाद जिसने लोन दिया था वो मांगने आ गया। अब इनके पास पैसे नहीं है, तो ये क्या करते हैं कि जो इनकी प्रॉपर्टी है ना, जो इनके यानी कि विल में आई है, वसीयत में आई है, ये उसमें से जो है वो बेच के हैं, जो उसके अंडर से जो है ना वो पैसे निकाल के वो देते हैं जिससे लोन लिया होता है। तो बात करने का मतलब ये है कि पर्सनली तौर के ऊपर जो राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी थी जो मरने वाला डिसीज पर्सन था, अगर उसकी उस प्रॉपर्टी में उसके पर्सनली तौर पे वरासान से हो, तो ऐसी सूरत में उस प्रॉपर्टी को, उस एस्टेट को इस्तेमाल किया जा सकता है किसी भी हवाले से। रूल 6, सेपरेट ट्रायल फॉर इनकन्वीनियंट ज्वाइंटर। ये रूल हमें ये बताता है कि जब कोर्ट को ये लगे कि मल्टीपल कोज ऑफ एक्शन की वजह से सूट जो है वो उसको मसला हो रहा है हल करने में, तो वो परेशानी आ रही है, तो कोर्ट क्या करता है हर एक कोज ऑफ एक्शन के ऊपर जिसको अगर वो लगे ऐसे महसूस हो कि मसला हो रहा है, तो उसको सेपरेट ट्रायल में ले जाता है, यानी कि उस पर अलहदा सूट जो है वो चलवा देता है, अलहदा मुकदमा होता है एक अलहदा कोज ऑफ एक्शन पे। तो इस तरह ये रूल हमें बताता है कि कोर्ट के पास ये इख्तियार है कि वो सेपरेट ट्रायल जो है वो कंडक्ट करा सकता है उसे, अगर उसे मसला हो, इनकन्वीनियंट हो उसके ज्वाइंटर में। लास्ट रूल हमें ये बताता है ऑब्जेक्शंस टू मिस ज्वाइंटर। ये बेसिकली डिफेंडेंट से रिलेट करता है कि जब डिफेंडेंट को ये पता चल जाए कि जो प्लेंटिफ है वो जानबूझकर गलत कोज ऑफ एक्शन ज्वाइन करी जा रहा है, तो ऐसी सूरत में कोर्ट जो लॉ जो है वो अलाउ करता है इसको डिफेंडेंट को कि वो आगाज़ ही में इस चीज़ को देखे और कोर्ट को आगाह कर दे। अगर वो लेट करेगा और बाद में बताएगा तो ऐसी सूरत में वो कबूल नहीं किया जाएगा। तो अगर वो से लगे कोई मिस ज्वाइन कर रहा है कोज ऑफ एक्शन प्लेंटिफ, तो वो कोर्ट को बताए और आगाह करे उसे। दोस्तों जब हमने पढ़ा उसको समराइज़ कर लेते हैं। ऑर्डर 2 था जी फ्रेम ऑफ सूट के बारे में, जिसके बारे में हमने जो है 7 रूल पढ़े। नंबर 1 हमने ये देखा कि जो सूट है उसे फ्रेम कैसे किया जाता है। रूल नंबर 2 था कि तमाम के तमाम क्लेम जो है वो एक ही प्लेंट में कर देनी चाहिए। तीसरा हमें ये बताता है कि कोज ऑफ एक्शन मल्टीपल्स जो हैं वो कैसे किए जा सकते हैं। उसके बाद जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है उस पर जो कोजेज ऑफ एक्शन की रिस्ट्रिक्शन है वो हमने पढ़ी। अलावा इसके हमने ये भी देखा कि जो लीगल हायर्स होते हैं वो कैसे किसी स्टेट को इस्तेमाल कर सकते हैं। छठा रूल ये बताता है जी हमें कि कोर्ट के पास इख्तियार है कि वो क्लेम्स को सेपरेट करके अलहदा सूट भी जो है वो उस पर चलवा सकती है। और लास्ट में हमने ये पढ़ा कि अगर डिफेंडेंट को लगे कि मिस ज्वाइंट है, ऑब्जेक्शन दे सकता है वो कोजेस ऑफ एक्शन के ऊपर। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। मिलते हैं नए लेक्चर में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।